हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं डायरेक्ट टैक्स वाले पोर्शन की। दिस इज़ कवर्ड अंडर द सिलेबस ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव, जो हमारा पेपर नंबर 4 है। इसके बारे में ऑलरेडी हमने कस्टम्स, जीएसटी, ये सब टॉपिक्स भी देखे हैं जो इनडायरेक्ट टैक्सेस में हैं। साथ साथ में हम डायरेक्ट टैक्सेस की आज बात करने जा रहे हैं। अगर हम सीएस एग्जीक्यूटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो दिस कंटेंट इज़ वर्थ 50 मार्क्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो उसका थोड़ा मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, फिर हम चैप्टर की जो लैंग्वेज है उस हिसाब से भी देखेंगे। तो आपका सीएस एग्जीक्यूटिव का जो पेपर नंबर 4 है उसके अंदर दो पार्ट्स में डिवीजन किया हुआ है। ठीक है, पार्ट ए है, पार्ट बी है। इसकी वैल्यू 50 मार्क्स है, पार्ट बी की वैल्यू 50 मार्क्स है। पार्ट ए में आपको डायरेक्ट टैक्सेस मिलेंगे। डायरेक्ट टैक्सेस में मेजरली इनकम टैक्स एक्ट कवर होता है। पार्ट बी इज़ अबाउट आईडीटी, इस पर हमने बात की हुई है ऑलरेडी। आईडीटी में दो टॉपिक्स को प्रायोरिटी दी है, कस्टम्स एंड जीएसटी। और डीटी में एक ही टॉपिक है, दैट इज़ द इनकम टैक्स एक्ट, और इसका ईयर है 1961। तो इस तरीके से कुछ डिवीज़न किया हुआ है। पेपर एग्जीक्यूटिव में आपका पूरा एमसीक्यू है। फाइनल में आपको पूरा डायरेक्ट टैक्स अब नहीं पढ़ना है, सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने हैं। और उसमें इंट्रोडक्शन या जो स्लैब रेट्स, टैक्स का कैलकुलेशन, रेसिडेंशियल स्टेटस, वो सब हम देखते हैं। बाकी चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, अब देखो, जो पेपर नंबर 4 का ये पार्ट ए मतलब है हमारा डायरेक्ट टैक्स, वो हम यहाँ पे आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि जो टैक्सेशन सिस्टम है इंडिया में वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। इसके बारे में भी हमने पहले डिस्कशन किया है, बट अगर सपोज आप पहले डीटी वाला पार्ट शुरू कर रहे हो तो आपको ये चीज़ एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि इंडिया में टैक्सेशन सिस्टम दो पार्ट्स में बटा हुआ है, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स जो है, इट इज एप्लीकेबल ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, और जो डायरेक्ट टैक्स है इट इज एप्लीकेबल ऑन असेसीज इनकम। ठीक है, असेसी की इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। ये स्पेलिंग आप ध्यान रखना। ठीक है, असेसीज इनकम। तो असेसी मतलब वो पर्सन जो पैसा कमा रहा है और जिससे सरकार टैक्स वसूल करने का राइट रखती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड असेसी। तो यहाँ पे डीटी और आईडीटी दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। आईडीटी किसी पर्सन पे, किसी एंटिटी पे नहीं लगता है। आईडीटी लगता है गुड्स और सर्विसेज के कंजम्पशन पे, जबकि इनकम टैक्स किसी पर्सन पे लगता है। अब वो पर्सन नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, ठीक है, लिविंग बीइंग हो या नॉन लिविंग हो, दैट डिपेंड्स। बट जो इंसान या जो कंपनी या जो फर्म या जो एसोसिएशन इनकम कमा रही है, उस इनकम पे सरकार उनसे टैक्स लेती है, तो उसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स। दैट इज़ द बेसिक पार्ट। अब इसके लिए जो लॉ बने हुए हैं, हम यहाँ पे बात भी मतलब डीटी की बात कर रहे हैं, आईडीटी की बात हम नहीं कर रहे। तो डायरेक्ट टैक्स में एक टैक्स जो इंडिया में एप्लीकेबल है, दैट इज़ द मेजर वन, एंड इट इज़ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इफेक्टिवली ये अप्लाई हुआ 1 अप्रैल 1962 से। 1 अप्रैल 1962 से ये एक्ट एप्लीकेबल हुआ और तब से ये फॉलो हो रहा है। इसके साथ साथ एक और चीज़ होती है, दैट इज़ द इनकम टैक्स रूल्स 1962। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो इनकम टैक्स रूल्स 1962 इसके साथ साथ चलते हैं। अब सर ये एक्ट में और रूल्स में क्या फ़र्क होता है? हमने कंपनी लॉ में भी इसके बारे में बात की है। कंपनीज एक्ट 2013 एंड कंपनीज रूल्स 2014, ये साइड बाय साइड चलते हैं। तो वैसी ही कुछ चीज़ें यहाँ पे भी हैं। मैं रूल्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आपके सीएस एग्जीक्यूटिव के सिलेबस में, मॉड्यूल में इनकम टैक्स रूल्स नहीं है। आपको सिर्फ फोकस करना है इनकम टैक्स एक्ट पे और उसके सेक्शंस पे। तो हमारा पूरा ध्यान उसी के ऊपर रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप यहाँ तक एक बेस आपको समझ में आया होगा। अब आगे की तरफ चलें, कुछ और पॉइंट्स देख लें इनकम टैक्स एक्ट के बारे में। अब इन्होंने जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, तो लेट मी take you to that point that what is the introduction or the detail which is given in the module itself, और जो हमारा नोट्स का मटेरियल है उसमें क्या क्या बोला है। तो पॉइंट वाइज चलते हैं। ठीक है, अच्छा, आपके नोट्स के स्टार्टिंग में मैंने कुछ चीज़ें रखी हैं जो आपको हेल्प करेंगी। सर सेक्शन का बड़ा पंगा है कि याद करने हैं नहीं करने हैं। इनकम टैक्स को बिना सेक्शन के पढ़ना इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। ये मैंने अपने टीचर से सीखा
और जिन्होंने मुझे इनकम टैक्स पढ़ाया मैंने उनसे जब सीखा तो मुझे भी यही सीखने को मिला, उनका भी यही कहना था और शायद उनका अप्रोच सही था, क्योंकि उनके अप्रोच के साथ जब मैंने इनकम टैक्स पढ़ा तो आज ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट्स है। और ये चीज़ मैं आपको भी आगे पास ऑन कर रहा हूँ कि ऑब्वियसली जब इनकम टैक्स और कंपनी लॉ इस तरीके के जो सब्जेक्ट जो मेजरली मैं पढ़ाता हूँ, अगर आप ये पढ़ रहे हो तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप इनकम टैक्स में सेक्शंस के ऊपर फोकस करें, बिकॉज सेक्शंस एक प्रॉपर ऑर्डर में है, 1 to 1 है, और आपको जब आप सेक्शंस पढ़ रहे हो किसी चैप्टर में तो पूरा ब्लॉक पढ़ रहे हो, तो अगर आप सेक्शंस पे फोकस ही नहीं करोगे तो आपके माइंड में एक कनेक्शन नहीं जुड़ेगा कि भाई ये टॉपिक इस टॉपिक के साथ कैसे रिलेटेड है, उसके अंदर क्या प्रोविजंस है, क्या सेक्शंस है, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप सेक्शंस पे फोकस करें। मैंने भी आपके लिए ये चीज़ यहाँ पे की हुई है कि नोट्स के स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि एक टेबल के अंदर मैंने मेजॉरिटी ऑफ दो सेक्शंस रखे हुए हैं जो इस चैप्टर में डिस्कस होने वाले हैं। तो आप जब चैप्टर शुरू करेंगे तभी भी आप इस पर एक नज़र डाल सकते हैं। हर एक सेक्शन पढ़ते टाइम आप साथ साथ में एक रफ नोटबुक लेके उसके अंदर चीज़ों को लिखते जाएं, ठीक है, और उसके बेसिस पे आपको वो सेक्शंस धीरे धीरे करके याद होंगे। देखो एग्जाम में 100 सेक्शन पढ़ोगे तो 100 के 100 नहीं पूछने वाले और ना ही 100 के 100 आपको याद होने वाले। अगर आप 100 में से 40 सेक्शंस भी याद रख पाते हो ना, और उन 40 में से एग्जाम में 4 भी आ गए, आपका काम हो गया, आपकी मेहनत वसूल हो गई है। आपको उस तरीके से सोचना है कि कितना उसका रेशियो है। अब एग्जाम में बोले सर एमसीक्यू में डायरेक्ट सेक्शन पूछ लेते हैं क्या? हाँ पूछ लेते हैं, लेकिन उसका वेटेज एक लिमिट तक होता है, मतलब 5-7%, 10% एमसीक्यू ऐसे बेसिस पे हो सकते हैं जहाँ पे सेक्शन नंबर्स के बेसिस पे आंसर बन रहा हो। इट इज़ पॉसिबल, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट ये नहीं है कि सारे सेक्शंस ही पूछ लेंगे, बट 4-5 ऐसे एमसीक्यू डाल देंगे ना तो आपको डराने के लिए वो काफ़ी है, और गलत हो गए तो नेगेटिव मार्किंग का तो इम्पैक्ट और हो सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। सेक्शंस तो मैं आपको साथ साथ में बता ही दूंगा, ये सब चैप्टर में है, ऐसा नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा है। सबसे पहले मैंने आपको बताया, क्योंकि एमसीक्यू है, हर छोटी डिटेल मैटर करती है, मैंने आपको ये बताया यहाँ पे जस्ट अ मिनट, हमें फाइल यहाँ पे दूसरी ओपन करनी पड़ेगी। हाँ चलिए कंटिन्यू करते। तो हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख रहे हैं। इसमें मैंने आपको बोला कि इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 1962 से एप्लीकेबल हुआ, वो हमने ऑलरेडी देख लिया। इसके बाद यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि इनकम टैक्स जो है इट इज़ चार्ज्ड इन एन असेसमेंट ईयर एट द रेट्स विच आर प्रिस्क्राइब बाय द फिनेंस एक्ट, ठीक है, ऑन द टोटल इनकम ऑफ एवरी पर्सन फॉर द प्रीवियस ईयर विच इज़ कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विथ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। अब यहाँ पे ऐसा बोला है इनकम टैक्स जो है वो असेसमेंट ईयर में चार्ज होता है, ये है आपकी पहली डेफिनेशन। फिर बोला है वो रेट्स पे जो फिनेंस एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड होते हैं। दिसंबर 20 की जो एग्ज़ाम्स है उसके लिए जो एप्लीकेबल फिनेंस एक्ट है इट इज़ 2019, ठीक है, और उस हिसाब से हमारा असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर बनेगा, जिस पे हम अभी बात करने वाले हैं। इसके साथ बोला है टोटल इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज किया जाता है। किसकी टोटल इनकम? हर एक पर्सन की। टोटल इनकम की भी डेफिनेशन है, पर्सन की भी डेफिनेशन है, ठीक है, फॉर द प्रीवियस ईयर की भी डेफिनेशन है। तो ये सारे वर्ड्स जो आपको यहाँ पे इसके डेफिनेशन में दिख रहे हैं कि इनकम टैक्स है क्या, तो उसमें आपको ये सारे टर्म्स पहले एक एक करके समझने हैं। सबसे पहले मैं ये असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ये सब क्या होता है, फिनेंस एक्ट क्या होता है, मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, एंड देन हम और चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे। इतना कुछ नया सीखने को है कि एक एक करके आगे बढ़े तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो सबसे पहली तो चीज़ ये कि जो इनकम टैक्स चार्ज करने की बात की जा रही है तो कैसे वो चीज़ कैलकुलेट होगी, तो उसके लिए हर साल एक बजट पास होता है। आप देखते हो पार्लियामेंट में जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, वो अपना एक बजट प्रेजेंट करते हैं, फाइनेंस बजट बोलते हैं। अभी तो रेलवे बजट भी उसमें मिक्स कर दिया, पहले अलग से होता था।
तो जो फाइनेंस बजट वो प्रेजेंट करते हैं उसके अंदर बताते हैं कि आने वाले साल में इनकम टैक्स के रेट्स क्या होंगे, कौन सी चीज़ किस रेट पे टैक्सेबल होगी और क्या चीज़ें टैक्सेबल नहीं होंगी और क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, वो सब बताते हैं। तो ये जनरली फेब्रुवरी में, ठीक है, बजट सुनाया जाता है और कभी इंटरिम बजट आ जाए तो वो जुलाई अगस्त में भी आ सकता है। तो फेब्रुवरी में यूजुअली स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक में बजट को प्रेजेंट किया जाता है। अब आपके लिए जो बजट यहाँ पे एप्लीकेबल है वो 2019 का है और उसमें जो एक्ट पास हुआ उसको हम बोलते हैं फिनांस एक्ट 2019। अब ये क्या चक्कर है, अभी इस साल मतलब 2020 के फेब्रुवरी में जो बजट आया वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। जो लास्ट बजट आया था 2019 में वो अब आपके लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि हर साल जब बजट आता है तो वो आने वाले साल के लिए आता है। तो 2019 में आने वाला साल ये वाला था। इंस्टीट्यूट जून के और दिसंबर के एग्ज़ाम में फिनांस एक्ट जो है वो सेम रखता है, असेसमेंट ईयर सेम रखता है। मतलब जून 2020 के एग्ज़ाम में जो फिनांस एक्ट एप्लीकेबल था वही दिसंबर में भी एप्लीकेबल रहेगा, चेंज नहीं होगा। भले बजट अभी फेब में वापस दूसरा आ चुका है, उसको 6 महीने हो चुके हैं, स्टिल तो वो 2 सेशंस तक कंटिन्यूस रहता है। हाँ, जो नोटिफिकेशंस एंड ऑल इशू होते हैं वो एड ऑन होंगे, मतलब 30 जून तक जो भी आपके 2020 तक जो नोटिफिकेशंस इशू हुए हैं वो दिसंबर 20 के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल रहेंगे, दैट इज़ इम्प्लाइड। वो उन्होंने मेंशन किया है, अभी जो नई मॉड्यूल आई है उसके ऊपर भी वो क्लैरिफिकेशन उन्होंने दे दिया है, तो उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है। अब ये फिनांस एक्ट का क्या चक्कर है भाई, वो भी तो समझ लें। देखो, इनकम टैक्स एक्ट है ना, ये 1961 का बना हुआ है। ये 1 अप्रैल 62 से एप्लीकेबल भी है। तो फिर ये फिनांस एक्ट क्या है? देखो, 1961 में जब इनकम टैक्स एक्ट बना तो उसके अंदर जो कुछ भी प्रोविजंस थे वो तो स्टैटिक प्रोविजन होंगे, मतलब जो चेंज नहीं होने वाले या जिनको चेंज नहीं करेंगे तो चलेगा। बट जो इनकम टैक्स के रेट्स हैं कि इतनी इनकम तक इतना टैक्स, इतनी इनकम से ऊपर होगा तो उतना टैक्स, वो तो इन्फ्लेशन के साथ और टाइम के साथ बढ़ता गया होगा। 1961 में जो इनकम का आपका स्लैब होगा, मतलब तब के टाइम में जो लोग इनकम कमाते होंगे उनकी मंथली सैलरी शायद 100 रुपये, 50 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये होगी। आज उतने में कुछ होता है क्या? एक दिन ऑफिस पहुंचने का और वापस आने का आपका खर्चा भी नहीं निकलेगा। तो आज तो सैलरी शायद 20,000, 30,000, 50,000 होगी, तब वही सैलरी 150 रुपये, 200 रुपये थी। तो टाइम के साथ साथ हमें अमाउंट्स को भी तो चेंज करते रहना पड़ेगा। तो होता क्या है, उन्होंने ये बोला कि इनकम टैक्स एक्ट को अपनी जगह कांस्टेंट रहने दो और जितने भी रेट्स और टैक्सेस और ये सारी चीज़ें जो है वो हम हर साल बजट में अपडेट करते जाएंगे ऑन ईयरली बेसिस। तो एवरी ईयर बजट में एक फिनांस एक्ट पास होता है जिस फिनांस एक्ट में आने वाले साल के लिए एप्लीकेबल रेट्स दिए जाते हैं और ये हर साल होता है। अब आपके लिए जो बजट आया है दैट इज़ द फिनांस एक्ट 2019 और इसमें जो भी रेट्स प्रिस्क्राइब्ड हैं वो रेट्स आपके लिए एप्लीकेबल होंगे। अब ये तो इतना आपको क्लियर होगा कि हाँ, फिनांस एक्ट जैसा कुछ होता है, बजट पास होता है, उसके अंदर रेट्स डिफाइन होते हैं। आगे की भी स्टोरी समझो, आगे मैं इसको ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। एक टर्म है दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर, एक टर्म है विच इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर, और एक और टर्म है जिसको हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर। 1, 2, 3, ठीक है, ये सब चीज़ें। और भी ऐसे बहुत सारे टर्म हो सकते हैं ना, एक कैलेंडर ईयर भी तो हो सकता है, कैलेंडर ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, कैलेंडर ईयर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं जो जनरली हम अकाउंट्स में या टैक्स में यूज़ करते हैं। क्या, किसका मतलब क्या है वो समझो। देखो, टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो दो टर्म्स इंपॉर्टेंस रखते हैं वो ये दो हैं। ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिए आपको सिर्फ रिलेट कराने के लिए। तो देखो, मैं बात इस पे करूँगा पहले जो टैक्सेशन से रिलेट करता है। होता ये है कि हम साल शुरू करते हैं 1 अप्रैल से। फाइनेंशियल ईयर आपको पता है अकाउंट्स में भी आप यूज़ करते हैं ना, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च हम साल पूरा यूज़ करते हैं, उसमें हम बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, सैलरी अर्न करते हैं, प्रॉफिट्स अर्न करते हैं। तो दैट ईयर ऑफ विच अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, ठीक है, द डेटा इज मेंटेन्ड, दैट ईयर इज कॉल्ड अ प्रीवियस ईयर। सपोज मैं ले रहा हूँ प्रीवियस ईयर 2019-20, ठीक है, मतलब इसकी डेट क्या हुई, 1/4/2019
टू 31 मार्च 2020, मतलब इस ड्यूरेशन के अकाउंट्स हम मेंटेन कर रहे हैं और ये साल अभी चल रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। तो अब वैसे ही अगर हम असेसमेंट ईयर की बात करें तो देखो सीधी सी बात है, अगर मैं बात कर रहा हूँ अप्रैल 2019 से मार्च 2020 की, तो ये तो वो साल है जिसमें मैं बिजनेस कर रहा हूँ, जिसमें मैं इनकम अर्न कर रहा हूँ, जिसमें मैं खर्चे कर रहा हूँ। अब मुझे अगर उसका हिसाब करना है, मतलब मैं उस पर टैक्स कब पे करूँ, कितना पे करूँ, अगर मुझे वो हिसाब किताब करना है तो वो हिसाब कब करूँगा? मैं साल के बीच में करूँगा या साल ख़त्म होने के बाद करूँगा, ये आपको सोचना है। तो वेरी कॉमन सेंस, ठीक है, बहुत बेसिक सा पॉइंट है वो, कि आप पहले ईयर ख़त्म तो होने दो, अभी बीच में ही गवर्नमेंट आपको या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज देता है कि भाई टैक्स क्यों नहीं भरा आपने। आप बोलोगे पूरा साल ख़त्म तो होने दो भाई, अभी तो अकाउंट्स मेंटेन कर रहा हूँ, हिसाब करूँगा, तब समझ में आएगा ना कि कितना टैक्स पे करना है और कितना नहीं। तो उसके लिए मुझे टाइम तो दो। तो जो भी कैलकुलेशन करना है ना, वो कैलकुलेशन मैं करूँगा फ्रॉम या आफ्टर 31 मार्च 2020। इस डेट के बाद ही मैं कैलकुलेशन करना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मेरे अकाउंट्स तब रेडी होंगे, पूरे साल का बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, पीएनएल सब प्रिपेयर होगा, तो आगे की बात होगी ना। तो ये चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो असेसमेंट ईयर जो वर्ड है उसका मतलब ये है वो साल जिसमें हम कैलकुलेशन करते हैं कि कितना टैक्स भरना है। मतलब अगर हमारा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 2019-20 है तो इसका कैलकुलेशन ऑब्वियसली हम इसके जस्ट नेक्स्ट ईयर में करेंगे, विच इज़ 2020-21। आया है समझ में? तो अगले साल में ही हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, ये आपको समझना है। और इस ईयर को हम बोलेंगे द असेसमेंट ईयर, ईयर ऑफ कैलकुलेशन। और प्रीवियस ईयर जो था दैट वाज द ईयर ऑफ इनकम, जिस साल में हम कमा रहे थे उस साल को प्रीवियस ईयर बोलेंगे, और उसका जो असेसमेंट करना है उसको हम असेसमेंट ईयर बोलेंगे। तो एक्चुअली में ये जो प्रीवियस ईयर है इट इज़ अ पर्टिकुलर फिनेंशियल ईयर ओनली, बट उसको प्रीवियस क्यों बोला जा रहा है? वाई द वर्ड प्रीवियस? बिकॉज इट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू द असेसमेंट ईयर। देखो इन शॉर्ट, इनकम टैक्स एक्ट जो भी बात करता है वो असेसमेंट ईयर के टर्म्स में करता है। तो असेसमेंट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो तो 2019-20 का जो फिनेंशियल ईयर है वो इससे एक साल पुराना ही होगा ना हमेशा। अगर असेसमेंट ईयर है 2021 तो इट इज़ इम्प्लाइड कि प्रीवियस ईयर होगा 1920। आया है समझ में? तो इसीलिए उसके रेफरेंस में इसको प्रीवियस ईयर बोला जाता है, अदरवाइज तो आप उसको फिनेंशियल ईयर भी बोल सकते थे। तो ये प्रीवियस ईयर नया वर्ड क्यों निकाला भाई? रेफरेंस लेने के लिए। आया है समझ में? तो अब देखो, अगर आपको ये चीज़ क्लियर है तो आपको इतना समझना है कि जो रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट हम पढ़ रहे हैं फॉर December 20 एग्ज़ाम, इट इज़ फाइनेंस एक्ट 2019। इसके लिए हमारा रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है 2020-21 और हमारा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है 2019-20। मतलब इस डेट से लेके 31 मार्च 20 तक के अकाउंट्स जो बनेंगे उसका हिसाब इस साल में होगा, और टैक्सेस भी इसी ईयर में पे होंगे। असेसमेंट ईयर के बीच में ही टैक्स पे होंगे, जो ड्यू डेट होती है टैक्सेस पे करने की और रिटर्न फाइल करने की, उसके हिसाब से। आया है समझ में? क्लियर हुआ? तो ये पॉइंट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है एट द इनिशियल स्टेज इन द फर्स्ट लेक्चर इटसेल्फ, कि भाई AY और PY में क्या फ़र्क है। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आई आज तो आप पूरे सब्जेक्ट में घूमते रहोगे और MCQ में AY PY में मिक्सअप हो जाओगे कि क्या करना है। तो आई होप यहाँ तक अब समझ आ गया होगा। तो इसलिए मैंने आपके लिए रेलेवेंट AY लिखा है, जो आपका रेलेवेंट AY है 2021 और रेलेवेंट PY है 1920। कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर है? अब देखो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम। अगला पॉइंट मैं ये ले रहा हूँ कि डायरेक्ट टैक्स को चार्ज करने के गवर्नमेंट के पास कितने तरीके हैं। पहला तरीका इज द ट्रेडिशनल और नॉर्मल मोड। मतलब आप पे करोगे इन असेसमेंट ईयर विथ द रिटर्न ऑफ इनकम। मतलब असेसमेंट ईयर में जब आप रिटर्न फाइल करोगे उसमें आप बताओगे कि पूरे साल में आपने क्या कमाया, क्या खर्च किया, कितना नफ़ा हुआ, कितना नुकसान हुआ, तब आप टैक्स हाथ में पे कर दोगे। ठीक है। दूसरा तरीका होता है एडवांस टैक्स।
इसको बोलते हैं पे एज यू अर्न। जैसे जैसे आप पे करते जाओ वैसे वैसे, और जैसे जैसे आप कमाते जाओ वैसे वैसे आप टैक्सेस पे करते जाओ। दैट इज़ ऑल्सो अ सिस्टम। ये हम सीखेंगे, एक पूरा चैप्टर है। सेक्शन नंबर 207 से इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है, 219 तक जाती है, वहाँ पे हम पूरा सीखेंगे। फिर एक तीसरा तरीका है TDS TCS। इसको बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसको बोलते हैं टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये भी एक तरीका है इनकम टैक्स चार्ज करने का, और इसके सेक्शंस 192 से स्टार्ट होंगे, 206 तक जाएंगे। तो ये पूरा ब्लॉक भी हम सीखेंगे, ये भी हमारा सिलेबस का पार्ट है, एक पूरा चैप्टर है। तो अलग अलग तरीक़ों से टैक्सेस चार्ज किए जाते हैं, ये 3 मेथड्स जो है वो एप्लीकेबल है। अब आगे बढ़ते हैं। असेसमेंट ईयर क्या होता है मैंने समझा दिया, फिनांस एक्ट क्या है वो मैंने आपको बता दिया, टोटल इनकम क्या होती है प्रीवियस ईयर बता दिया, और टोटल इनकम क्या होती है वो भी समझ लेते हैं, और पर्सन किसे बोलते हैं वो भी समझ लेते हैं। देखो टोटल इनकम जो है उसको गिनने के लिए एक सेक्शन 14 का हम पहले यूज़ करेंगे, उसके बेसिस पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सेक्शन 14 में एक वर्ड यूज़ किया है, ग्रॉस टोटल इनकम। ये क्या है वो समझो, इसको क्लियर करते हैं। देखो ऐसा है, हम इनकम जो कमा रहे हैं उसके सोर्सेज क्या क्या है, बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज हैं। देखो मैं इनकम कैसे अर्न कर रहा हूँ, आपको पढ़ा के आपसे फ़ीस चार्ज कर रहा हूँ। अगर कोई टेक्सटाइल का बिजनेस कर रहा है तो वो क्लॉथ या गारमेंट्स बेच के जो है अपना अर्निंग कर रहा है। कोई किराने की दुकान है किसी की, FMCG गुड्स है, तो वो सामान बेच के अपनी अर्निंग कर रहा है, ठीक है। तो अगर और भी कोई बहुत सारे बिजनेस होंगे, कोई मेकअप आर्टिस्ट है, किसी का स्टाइलिस्ट है कोई, और किसी को रेडी कर रहा है या हेयर कटिंग का काम कर रहा है, या फिर और कोई प्रोडक्ट बना के बेच रहा है, कोई मोबाइल फ़ोन बना के बेच रहा है, कोई कार डीलर है तो वो कार सप्लाई कर रहा है। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं ना, तो अलग अलग टाइप की इनकम हो सकती है। अब दुनिया में हर एक टाइप की इनकम, या इंडिया में हर एक टाइप की इनकम अर्न करने वाले के लिए अलग कैटेगरी तो बनाना पॉसिबल नहीं है, बट उन्होंने क्या किया, ओवरऑल रफली सारी इनकम को, जितनी भी पॉसिबल टाइप की इनकम है उनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, जो बहुत बेसिक सी कैटेगरीज है। तो वो कैटेगरीज कौन सी है पहले आप वो देख लो। और उन्होंने ये बोला कि ये सारी कैटेगरी से चार्ज होने वाली इनकम आपकी ग्रॉस टोटल इनकम का हिस्सा बनेगी। पहली कैटेगरी सैलरीज, द मोस्ट कॉमन पार्ट। दूसरी कैटेगरी है इसके बाद, दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बेसिकली इसमें रेंटल इनकम कवर होती है, ठीक है। तीसरी जो कैटेगरी है दैट इज प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब बिजनेस में आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, कोई सर्विस दे रहे हो, मतलब मेनली आप जो है प्रोडक्ट बेच रहे हो। प्रोफेशन जो है उसमें आप कोई प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हो, आप CA हो, CS हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, लॉयर हो, ये सब चीज़ें कवर हो रही। फोर्थ पॉइंट जो है उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन मतलब जैसे होता है ना, कोई आपका घर है, कोई प्रॉपर्टी है, फैक्ट्री है, कार है, ऐसा कुछ आपने बेचा। कार तो नहीं आती एक्चुअली, बट कोई प्रॉपर्टी रख लेते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ज़मीन है आपने बेची और उसमें आपको प्रॉफिट हुआ, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन। वो रेंटल इनकम नहीं है, वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाती, वो यहाँ पे आती है। तो ये 4 हो गए, इसको हम बोलते हैं हेड्स ऑफ इनकम, 5 हेड्स ऑफ इनकम। तो ये 4 हेड तो मैंने आपको बता दिए स्पेसिफिक। और फिर इन्होंने बोला कि अगर कोई इनकम इन चारों हेड में नहीं आ पा रही है, क्लासीफाई नहीं हो पा रही इनकी डेफिनेशन के हिसाब से, तो उसके लिए एक रेजिडुअल हेड बनाएंगे जिसको बोलेंगे अदर सोर्सेज, ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये सिचुएशन जो है वो भी यहाँ पे दे रखी है। अब सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, शॉर्ट में बोलते हैं प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। तो ये 5 पार्ट्स में इनकम को डिवाइड किया गया है, और जो कुछ भी है यहाँ पे लिखा हुआ ये सब हमारे लिए चैप्टर्स है, और इसके अपने अपने सेक्शंस हैं। अब अगर मैं आपको सेक्शन नंबर के साथ बताऊँ तो ये पूरा यहाँ पे कवर होगा। सेक्शन नंबर 15 है, 15 to 17 ये ब्लॉक में है। हाउस प्रॉपर्टी में है 22 से 27, PGBP में मेजरली 28 से स्टार्ट होगा और 44 DB तक जाएगा।
कैपिटल गेन में स्टार्ट होगा 45 से, और ये 54 की सीरीज़ है पूरी, ठीक है। 54B, 54D, 54F, 54GB, ऐसे कुछ सेक्शंस हैं। और अदर सोर्सेज 56 से लेके 59 तक, तो ये सारे सेक्शंस हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, सब सिलेबस में कवर होगा। ये 5 चीज़ें आपकी ग्रॉस टोटल इनकम का हिस्सा हैं। इसमें कुछ और भी ऐड होता है, इसको हम बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। आप बोलेंगे सर ये क्लबिंग क्या होता है? सेक्शन नंबर है 60 to 65। मतलब अगर आपने अपनी इनकम को किसी और के अकाउंट में डाइवर्ट कर दिया और इनको ये पता चल गया, तो वो इनकम वापस उठा के आप ही के अकाउंट में प्लस कर देंगे। होता है अपने, मैंने कमाया लेकिन किसी और के अकाउंट में दिखा रहा हूँ टैक्स बचाने के लिए, वो अलाउड नहीं है। दैट इज़ कॉल्ड क्लबिंग, वापस ऐड बैक हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है उसको हम बोलते हैं सेट ऑफ लॉसेस। जो नुकसान हुआ है इस साल अगर किसी बिजनेस में, तो वो भी तो क्लेम करने को मिलना चाहिए ना, तो उसके भी सेक्शंस हम यहाँ पे देखेंगे 70 से लेके 80, ये पूरा ब्लॉक, ठीक है। तो ये सब सेक्शंस दिए हुए हैं। ये सब कुछ गिनने के बाद, मतलब 5 हेड्स प्लस क्लबिंग माइनस सेट ऑफ, इसके बाद जो आता है इसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम अंडर सेक्शन 14, जिसकी बात हम यहाँ पे कर रहे थे। आगे है समझ में? तो दिस इज ग्रॉस टोटल इनकम। अब आगे सर टोटल इनकम क्या होता है, तो उस पर चलते हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूँ, नहीं तो वो दिखेगा नहीं आपको क्लियरली। सेक्शन 14 के हिसाब से जो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आई, ठीक है, जो भी अमाउंट आपका यहाँ पे आ रहा है, इसमें से एक चीज़ फर्दर डिडक्ट होती है जिसे हम बोलते हैं डिडक्शंस। डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 कैपिटल ए। मेजरली ये ब्लॉक है सेक्शन नंबर 80 का। इसमें बहुत सारे सेक्शन है, 80C है, 80CCC है, 80CCD है, ऐसे बहुत सारे सेक्शन है, 80D है, 80P, 80T, 80U तक जाता है। तो ये हम देखेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। डिडक्शंस मिलते हैं आपको, कुछ टैक्स एग्जेम्पशंस, वो लेस करने के बाद फाइनली जो बचता है उसे हम कहते हैं टोटल इनकम, ठीक है। तो जो टोटल इनकम वर्ड की बात हो रही है उसका मतलब ये है 5 हेड्स, फिर क्लबिंग माइनस सेट ऑफ, दैट इज जीटीआई माइनस डिडक्शंस, दैट इज टोटल इनकम। ये आपको ध्यान में रख के चलना। तो आई होप यहाँ तक पता चला होगा। तो ये एक और डेफिनेशन जो वहाँ पे दे रखी थी वो कवर हुई। फिर बोला है भाई टोटल इनकम ऑफ एवरी पर्सन, ये पर्सन वर्ड मैंने हाईलाइट नहीं किया, आप कर सकते हो। वो पर्सन की भी डेफिनेशन है, मैं आपको बता देता हूँ, उसको तो आप पढ़ोगे तो भी क्लियर हो जाएगा। ये सेक्शन 2 और उसका क्लॉज नंबर 31। इंडिविजुअल को कवर किया है, HUF को कवर किया है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म। अब फर्म लिखते हैं तो LLP आ जाती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, ये भी इसमें कवर्ड है। AOP BOI, लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी मतलब म्यूनिसिपल कमिटी, म्यूनिसिपालिटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये सब जो होती है लोकल अथॉरिटीज़ वो। और इसके अलावा फिर बोला कि अगर और कोई रह गया हो जो ऊपर स्पेसिफिकली कवर नहीं हुआ तो उसको भी यहाँ पे ऐड ऑन कर लेंगे। आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन जो बाय लॉ रिकग्नाइज्ड है वो यहाँ पे कवर हो सकता है, तो कोई भी आ सकता है इसमें, ट्रस्ट एंड ऑल सब चलेगा। अब ये AOP BOI क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, इसके बारे में भी हम डिटेल में आगे बात करेंगे। अब इसमें जैसे कोई ग्रुप ऑफ पीपल जो साथ में मिलकर बिजनेस कर रहे हैं या कोई एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, बट उन्होंने अपने आप को एज अ कंपनी या ऐसे फर्म एज अ रजिस्टर नहीं कराया, तो उनको AOP या BOI में मान लिया जाता है। अब फ़र्क क्या है इसमें, देखो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स का जो ग्रुप है उसमें सिर्फ इंडिविजुअल्स ही मेंबर होंगे, कोई आर्टिफिशियल पर्सन नहीं होगा। लेकिन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स में जो पर्सन वर्ड है, वो पर्सन वर्ड वही है जो हम ये पूरा सेक्शन पढ़ रहे हैं। तो उसमें कंपनी भी हो सकती है, फर्म भी हो सकती है, LLP भी हो सकती है, ट्रस्ट भी हो सकता है। तो AOP इज़ अ वाइडर टर्म जहाँ पे पर्सन की डेफिनेशन में आर्टिफिशियल लोग भी इन्वॉल्व हैं। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में सिर्फ इंडिविजुअल ही होंगे और कोई नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ तक तो मैंने आपको काफ़ी पॉइंट्स बता दिए जो उस सेक्शन से रिलेट कर रहे थे, ठीक है। अब देखो इसमें मैंने आपको और क्या पॉइंट्स बताए, ये आप देख सकते हो। TDS वाला पॉइंट ये रहा, तो वो भी मैंने मेंशन कर दिया है कि किस तरीके से आपको उसको
अप्रोच करना है। ठीक है, TDS वाला पॉइंट यहाँ पे कवर हो रहा है। एडवांस टैक्स वाला पॉइंट भी यहाँ पे कवर हो रहा है। तो आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। और भी कुछ पॉइंट्स हैं वो भी क्लियर आउट कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या बोला हुआ है। नेक्स्ट जो हम पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे, इट इज़ अबाउट राउंडिंग ऑफ कंसेप्ट। ठीक है, राउंडिंग ऑफ का एक कंसेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटा सा पॉइंट है। सेक्शन नंबर आप रेफरेंस में देखेंगे तो 288 कैपिटल ए और 288 कैपिटल बी की बात हो रही है। राउंडिंग ऑफ का क्या कंसेप्ट है वो आप समझो। इन्होंने ये बोला कि जब कैलकुलेशन करेंगे हम कि टोटल इनकम कितनी है और उसके ऊपर टैक्स कितना आपको देना है, तो जो भी अमाउंट आएगा ना, दैट इज़ टू बी राउंडेड ऑफ इन मल्टीपल्स ऑफ ₹10। ये आप ध्यान रखना। ठीक है, ₹10 के मल्टीपल्स में राउंड ऑफ करना है। इसका मैं कुछ एग्जांपल आपके लिए फ्रेम कर देता हूँ, इट विल बी वेरी इजी। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन 288 कैपिटल ए की, विच इज़ विथ रेफरेंस टू टोटल इनकम। अभी हमने बात की थी ना टोटल इनकम, 5 हेड्स, क्लबिंग, सेट ऑफ, डिडक्शंस, GTI, वो सब देखा हमने। तो वो टोटल इनकम जब आप कैलकुलेट करते हो, सपोज किसी एसएससी की टोटल इनकम आ रही है 6,57,382 रुपीज़। ठीक है, ये अमाउंट आ रहा है। तो उन्होंने ये बोला कि इस पे टैक्स कितना बनता है वो कैलकुलेट करने से पहले इसको आप राउंड ऑफ करेंगे टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10। तो ये हो जाना चाहिए 6,57,380 रुपीज़। क्लियर है? अब यही अगर 657,387 होता तो ये हो जाएगा 657,390। अच्छा, एक और पॉइंट, 657,384.99, इसका क्या करेंगे? यहाँ पे एक डाउट आता है। बोले सर, एक स्टूडेंट ने बोला, बोले सर पहले ये हो जाएगा 385, क्योंकि 385 है, फिर ये हो जाएगा 390। मैंने बोला ठीक है। एक ने बोला नहीं सर, 2 बार क्यों राउंडिंग ऑफ, 384.99 है, मतलब 385 से कम है ना, तो इट शुड बी 380। अब आप सोचो 380 होगा या 390 होगा, तो कुछ प्रिस्क्राइब तो होना चाहिए। सेक्शन में उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि दिस विल बी 657,380। 2 बार राउंडिंग ऑफ नहीं होगा। पैसे में है तो कोई बात नहीं, अगर ये पूरा फ्रैक्शन 5 होता, एग्जैक्टली 385 होता तो 390 हो जाता, बट अगर ये 385 से कम है तो इट विल बी 380। क्लियर हो गया? तो ये सिचुएशन आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो टोटल इनकम को राउंड ऑफ करना है इन मल्टीपल्स ऑफ ₹10, दैट इज प्रिस्क्राइब्ड इन 288 कैपिटल बी। फिर एक सेक्शन है, सॉरी 288 कैपिटल ए था वो, ये है अब 288 कैपिटल बी जो आ रहा है। ये टैक्सेशन जब कैलकुलेट करते हैं हम, तो जो टैक्स पेएबल होता है ना, उसके राउंडिंग ऑफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस अमाउंट पे सपोज हमने टैक्स गिना और टैक्स का अमाउंट आया 25,121 रुपीज़ एंड 80 पैसा, सपोज ऐसा कुछ आया, तो दिस विल बी राउंडेड ऑफ टू 25,120 रुपीज़। ठीक है, तो छुट्टे का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, 2 रुपये 5 रुपये नहीं है, इससे बेटर है कि इसको राउंड ऑफ कर दो। नो डाउट वैसे हम कैश में पे नहीं करते, हम ऑनलाइन ट्रांसफ़र ही करते हैं, लेकिन स्टिल उन्होंने बोला कि राउंडिंग ऑफ होगा तो इन मल्टीपल ऑफ ₹10 होगा, और ये एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है, तो हमें इसको उसी तरीके से फॉलो करना है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा क्या बोलना चाह रहे हो। ये रहा पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है 10 रुपये वाला, जो मैंने आपको बताया। MCQ के लिए ध्यान रखना। आगे इन्होंने जो यहाँ पे फिनांस बिल की बात की, मैंने आपको बताया कि भाई फिनांस एक्ट बनता है। फिनांस एक्ट के अंदर क्या क्या होता है यहाँ पे दे रखा है। अच्छा, इसमें आपको कुछ चीज़ें करेक्ट करनी पड़ेंगी। ठीक है, वो ध्यान रखना। क्या करेक्शंस करने में बता देता हूँ, थोड़ा सा अपडेट करने में एरर है। पहला पार्ट जो है फिनांस बिल का, उसमें लास्ट ईयर के रेट्स दिए होते हैं, आप ऐसा सिंपल याद रखो। देखो अपना रेलेवेंट AY कौन सा है, 2021, तो आपको पार्ट 1 में उसके पिछले AY के रेट्स मिलेंगे, दैट इज़ AY 1920। बट यहाँ पे फिनांस एक्ट लिखा होना चाहिए 2018, दैट इज़ अ टाइपिंग एरर, आप उसको करेक्ट कर लो, ये हो जाएगा 2018। इसके बाद पार्ट 2 में उन्होंने बोला है कि करंट फिनेंशियल ईयर मतलब फिनेंशियल ईयर 1920, मतलब अपना AY, क्योंकि इसका जो AY बनेगा इस फिनेंशियल ईयर का, वो कौन सा बनेगा, अपना 2021 वाला, ये आपको पता चला। तो इस AY के लिए TDS के रेट्स क्या होंगे वो आपको पार्ट 2 में मिलेंगे, क्योंकि TDS तो थ्रू आउट द ईयर डिडक्ट होता जाता है, तो वो रेट्स पता होने चाहिए। और पार्ट 3 में हमें
जो हमारा रेलेवेंट AY है, AY 2021, उसके रेट्स यहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है। अब इसमें भी थोड़ा सा आपको करेक्शन करना पड़ेगा और मैं बता देता हूँ। मिक्सअप हो गया है, चेंजेस करने में आधे चेंज हुए आधे नहीं हुए ना, तो वो ईयर पूरा बदल गया। इसमें जो रेट्स आपको दिए जाने चाहिए दैट इज़ ऑफ फिनांस एक्ट 2019, और ठीक है, फिनांस एक्ट 2019-20 सही है। और दिस पार्ट 3 बिकम्स पार्ट 1 ऑफ द नेक्स्ट फिनांस एक्ट। अब अगले साल क्या होगा, जो रेट्स यहाँ लिखे हैं, मतलब यहाँ इन शॉर्ट रेट लिखे हैं AY 2021 के, तो वो अगले साल अगले फिनांस बिल में पार्ट 1 में लिखे होंगे, क्योंकि पार्ट 1 में तब AY 2021 पुराना हो चुका होगा और इस बार AY 21-22 आ चुका होगा, तो वो साइकिलिक चल रहा है। तो पार्ट 3 में एक्चुअली में आपको AY 2021 के रेट्स मिलेंगे एज पर फिनांस एक्ट 2019। तो ये थोड़ा सा करेक्शन करना चाहिए हमें। जैसे बोल रहे हैं दिस पार्ट 3 बिकम्स पार्ट 1 ऑफ द नेक्स्ट फिनांस एक्ट, दैट इज फॉर फिनांस एक्ट 20, दिस विल बी पार्ट 1। और फिर बोला है दस द इनकम टैक्स रेट एप्लीकेबल फॉर, अब यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करना है, ये 18-19 नहीं आएगा, ये आएगा 19-20, तो वो आप यहाँ पे अपडेट कर लो, दिस विल बी 19-20, बस उतना करेक्शन है, बाकी सब ठीक है। तो जो दो चीज़ें चेंज करनी थी मैंने आपको बता दी, ताकि आपका एग्ज़ाम में कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो आई होप यहाँ तक अब समझ आ गया होगा। चलो, तो ये पार्ट कंप्लीट। इनकम टैक्स रूल्स का मैंने बताया आपको। नोटिफिकेशंस CBDT इशू करती है। CBDT इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी जो डायरेक्ट टैक्सेस को इंडिया में एडमिनिस्टर करती है, मतलब सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, क्लियर। फिर इसके बाद नोटिफिकेशंस जो वो लोग इशू करते हैं उसका इंटेंशन वही होता है, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। ये जब आगे हम पढ़ेंगे मैं क्लैरिफाई करूँगा। सर्क्यूलर्स क्लैरिफिकेशंस के लिए होते हैं, अगर कहीं पे एक्ट में, नोटिफिकेशंस में कहीं पे भी कोई चीज़ ऐसी है जिसमें कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है और उनको लगता है CBDT को कि इसमें कुछ क्लैरिफिकेशन इशू करना चाहिए ताकि इनकम टैक्स ऑफिसर्स को और असेसीज को गाइडेंस मिलता रहे, तो वो चीज़ यहाँ पे वो करेंगे थ्रू सर्क्यूलर। जुडिशियल डिसीजन मतलब कोर्ट का डिसीजन, जो आगे भी रेफरेंस के लिए काम आ सकता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी और कुछ डेफिनेशंस हैं, बट वो मैं आज नहीं ले रहा हूँ, कुछ डेफिनेशंस आगे कंप्लीट करवाऊंगा, थोड़ी थियरी समझाऊंगा और उसके बाद हम कैलकुलेशन वाले पार्ट पे चलेंगे। तो चैप्टर में अभी टाइम लगेगा, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, उसी में हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है। तो बाकी की चीज़ें जो है वो हम नेक्स्ट आगे के टॉपिक्स में कवर अप करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।